हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ रूबरू होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा विश्व भूगोल के विषय में। विश्व भूगोल पर जितने भी टॉपिक हमसे बन सकेंगे हम आपके लिए बनाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व भूगोल के सब्जेक्ट पर हम आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करा सकें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कंटेंट्स है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर जुडिशियल एग्जाम्स के पर्पज से जितने भी हम कंटेंट्स इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट से, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल में। सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उस सब्जेक्ट के आधार को समझना चाहिए। उस सब्जेक्ट के बेस को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उसका लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिया जाता है और ओटी हमें लगानी होती है। आंसर उसका एग्जैक्ट हमें आता नहीं है, लेकिन हमें लॉजिक लगाना होता है। तो लॉजिक भी तो तभी लग सकता है ना जब आपको कुछ आता होगा, और जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप लॉजिक कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए आपको बेस क्लियर होना चाहिए। भूगोल में हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के विषय में। पृथ्वी के विषय में पढ़ने से पहले हमें पृथ्वी के बारे में जानना होगा। पृथ्वी क्या है, कैसी है, क्या इसका आकार प्रकार है ना, इन सब के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं व राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो फ्रेंड्स, ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, और ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, इस पर कभी कभी अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आपने देखा होगा, भारतवर्ष में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं और उन एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जो एक बार पूछ लिया जाता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं पूछने के। ठीक है, इसलिए हमें कंप्लीटली अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम उसका आंसर दे सकें। तो आइए समझते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के विषय में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले हम देखते हैं अक्षांश। ये अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी, ये हमने पहले से ही दो ग्लोब बना के रखे हुए हैं। पृथ्वी को समझने के लिए हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हम आपको मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी समझदार स्टूडेंट से समझ सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसे। ठीक है, मान लिया जाए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, हमने दो ग्लोब पहले से बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। अब इस ग्लोब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, और ये जितना भी डिवाइडेशन हो रहा है, ये सारा डिवाइडेशन काल्पनिक आधार पर हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पृथ्वी पे जाके लाइनें ऐसे डाल दी। ये सारा की सारा पृथ्वी का अध्ययन करने की दृष्टि से काल्पनिक आधार पर किया जा रहा है। अब आप देखते चलिए एक एक से, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, ग्लोब है, हमने पहले से यहाँ को इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ग्लोब पर हमेशा इस वाली साइड को हम वेस्ट कहते हैं, पश्चिम भाग, और इस वाली साइड को हम कहेंगे पूर्वी भाग। ये हमारा उत्तरी भाग, ये हमारा दक्षिणी भाग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब हमारी ये चार दिशाएं हो गई हैं। चार दिशाओं के बाद हम इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करते हैं, जो कि हमने पहले से कर दिया। ग्लोब को, वह रेखा जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा होती है, ये 0 डिग्री रेखा होती है। इसका कोई नंबर नहीं होता अक्षांश में, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि हमारी जो भूमध्य रेखा है वह कौन से डिग्री अक्षांश की रेखा है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। पहला क्वेश्चन आप यहीं से नोट करना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसने ग्लोब को दो भागों में बांट दिया, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। ठीक है, अब हम आते हैं इस ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं के विषय में, अन्य अक्षांश रेखाओं के विषय में। इस ग्लोब पर जैसे कि ये एक विषुवत रेखा है, लाइन ऑफ इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर।
फ्रेंड्स, ये जो लाइन ऑफ इक्वेटर है इसी की समानांतर 90 यानी कि 90 अक्षांश रेखा उत्तर तक जाएंगी, उत्तरी ध्रुव तक जाएंगी, और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव तक आएंगी। ठीक है, 90 और 90 कितनी होती है? 180। ठीक है, तो हम ये देखो यहाँ पर खींचते हैं रेखाएं, आप देखना ये रेखा खींच दी 90 90 180, और एक विषुवत रेखा को आपने ऐड और कर लिया तो ये हो जाएंगे 181। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो है एक रेखा ये खींच दी, ऐसे खींच दी, सारी रेखाएं खींच दी, ये खींच दी, ऐसे करते करते हम ये सारी रेखाएं ना दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे। इसी प्रकार से हम इन रेखाओं को उत्तरी ध्रुव तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी 90 रेखा इस दक्षिणी ध्रुव पर है और 90 रेखा हमारी उत्तरी ध्रुव पर है। तो 90 90 मिला के कितनी हुई? 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, और एक ये, तो ये कितनी हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, याद रखना 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब आते हैं इन्हीं अक्षांश रेखाओं में दो रेखाएं और होती हैं जिनको हम कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कर्क रेखा मकर रेखा क्या होती है। तो हमने क्या किया, ये जो रेखाएं हैं इनको थोड़ा सा हमने साफ कर लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पर सब कुछ करना संभव नहीं है बोर्ड पर, इसको हमने फिर से पुनः उसी स्थिति में क्या साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको साफ कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, इस पर समझते हैं। मान लिया जाए ये हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, लेकिन यहाँ 23 डिग्री पर 23/2 एंड 23/2 यहाँ पर जो रेखा आती है 23 नंबर का अक्षांश रेखा जो होती है उसको हम 23 अक्षांश रेखा जो उत्तर में होती है उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है, और आपकी जो दक्षिण में रेखा होती है 23 डिग्री अक्षांश रेखा जो दक्षिण में पाई जाती है उसे हम मकर रेखा के नाम से समझते हैं। ठीक है, मकर रेखा। फ्रेंड्स, अब ये कर्क रेखा मकर रेखा हमने क्यों समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कर्क और मकर के बीच का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर सन की रेज यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 6 महीने उत्तर में लंबवत पड़ेंगी और 6 महीने दक्षिण में लंबवत पड़ती हैं। इस कारण से इस क्षेत्र में गर्मी पृथ्वी के अन्य भाग की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, 23 डिग्री पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती है हमारे ऊपर तो हमारी परछाई गायब हो जाती है। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है समझने का। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत आकर के चमकती हैं। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए जैसे 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, उसी प्रकार 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये आपके दो प्रश्न हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ये 23 जैसे हम भूमध्य रेखा से 23 अक्षांश पर जाएंगे तब हमें जाकर के ये मकर रेखा मिलती है,
और 23 हम उत्तर में जाएंगे, तब जाकर के हमें ये कर्क रेखा मिलती है। ठीक है, 90 रेखा होती है। ठीक उसी प्रकार से हम 66 डिग्री पर आते हैं। 66 डिग्री पर जैसे हम आते हैं तो हमको यहाँ और एक एक रेखा मिलती है। ये देखो, आप समझो इन सब चीज, सारे फैक्ट्स को, बड़े काम आएंगे आपको बाद में। 66 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक। ये आर्कटिक वृत्त क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि यहां से आर्कटिक समुद्र लग जाता है। आपको पता है उत्तरी ध्रुव पर जो उत्तरी दुनिया है, उत्तरी पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग में समुद्र पाया जाता है। उस समुद्र को हम आर्कटिक समुद्र के नाम से जानते हैं। और 66 से आर्कटिक वृत्त लग जाता है और उसके आगे सारा की सारा भाग पानी का है और समुद्र का है। आप 66 के बाद में आप कितना जुड़ेंगे, तब 90 आएंगे। 66 से आप 90 तक जाएंगे तो आपको जो है दक्षिण नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अंटार्कटिका वृत्त लगता है। ये अंटार्कटिका, ठीक है। 66 दक्षिण में अंटार्कटिका, 66 1.2 उत्तर में आर्कटिक वृत्त लग गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आर्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा समझ में आई होगी और ये भूमध्य रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब आते हैं हम अपनी देशांतर रेखाओं पर। क्योंकि हमने जैसा कि इसमें लिखा है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को समझने के लिए हमें समझना होगा देशांतर रेखाओं को। ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आइए समझते हैं हम अपनी देशांतर रेखाओं को। तो फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अगर डायग्राम अच्छा ना बने तो प्लीज उसके लिए सॉरी। हम यहाँ पर एक ग्लोब बनाते हैं फिर से। ये हमने एक और ग्लोब यहाँ पर निर्माण कर लिया। ठीक है, ये हमने इस पर फिर से ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये अपनी 0 डिग्री लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा आ गई। ये आपका नॉर्थ पोल आ गया, ये आपका साउथ पोल आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया और ये आपका ईस्ट आ गया। ठीक है, अब इस पर हम काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, देशांतर रेखाएं। तो ये पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ध्रुवों की दूरी ज्यादा नहीं होती, ध्रुवों की दूरी कुछ नहीं होती, क्योंकि ध्रुव जब आप इसे ग्लोब पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारी रेखाएं जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के ऐसे मिल जा रही हैं। इधर से आई, इधर से आई, चारों तरफ से रेखाएं आएंगी और एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने कभी पिंजरा देखा हो, है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ से एक रेखा हमने ये डाली, तो ये सारी रेखाएं जो है, ये रेखाएं ये पड़ती है ऐसे ऐसे। बड़ा इजी है, आप अगर इसे समझे तो आपके लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी वर्क है ये। भूगोल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ मिला दे रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ नहीं मिलेंगी, ये इस पॉइंट पे जाके सारी मिलेंगी गोलाई में, जब ये गोल हमारे पास कोई वस्तु होगी। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखा वह रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। आप देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा की दूरी क्या है? 0। यहाँ पर 0 के विषुवत रेखाओं की दूरी क्या है? 0, क्योंकि ये दो आके मिल गई, यहाँ कोई दूरी नहीं है। लेकिन विषुवत सॉरी 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 देशांतर रेखा है, देशांतर। यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी 0, यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी 0। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो देशांतर रेखाओं की दूरी 0 नहीं है, बहुत अधिक दूरी है। फ्रेंड्स, ये जो दूरी होती है, ये दूरी जो होती है जिसको हम बोलते हैं, ये दूरी आपको दिख रही है, ये दूरी दिख रही है आपको। ये दूरी जो है भूमध्य रेखा पर 111
किलोमीटर की होती है। 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन ध्रुवों पर इनकी दूरी 0% होती है। तो अब हमारा सब्जेक्ट है कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाओं का मुख्य काम क्या होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बता रहे हैं देशांतर और अक्षांश रेखाएं समझ में नहीं आए, ये क्यों खींची जाती है पृथ्वी पर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के अध्ययन को सही ठीक से सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए हमें रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है ना। पृथ्वी एक विशाल ग्रह है और इस ग्रह पर हमें कौन सी चीज कहाँ पर है ये पता लगाने के लिए, किसी जगह को लोकेट करने के लिए, या मौसम की या भविष्यवाणी करने की, मौसम की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मान लिया जाए अभी किसी ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि फलाना मूवमेंट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान से सुन लो जरा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी एजेंसी के पास, ये इंफॉर्मेशन है, हमारी जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 40 पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, 40 पूर्वी देशांतर, और अक्षांश कौन सा है, 30 अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हमको ये 40 और 30 पे जाना है, 30 उत्तरी अक्षांश और 40 पूर्वी देशांतर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम लॉकआउट करते हैं, इस पृथ्वी पर ये जगह कहाँ पर है, ये 40 और 30 वाली, 40 और 30 वाली जगह पृथ्वी पर किस जगह पर है, इसे हम लॉकआउट करते हैं। तो देखिए 40 पूर्वी, ये हमारी जीरो, ये हमने इसको जीरो माना, ठीक है, जीरो देशांतर। इसके इस साइड पूर्व है, इसके इस साइड पश्चिम है, ठीक है। और जैसे कि उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, ये उत्तरी अक्षांश की, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें उत्तर में जाना है, दक्षिण में नहीं जाना। तो हम पूर्वी, इस पॉइंट, इस लाइन से हम पूर्वी देशांतर में जाएंगे। यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 ऐसे करके देशांतर हमें मिलते चले जाएंगे। तो मान लिया जाए ये आपका जो है 40 पूर्वी देशांतर, 40 पूर्वी देशांतर है, ये पॉइंट जो मैंने लगाया है, ठीक है। इसी पॉइंट पर 40 पूर्वी देशांतर पर अब हमें 30 उत्तरी अक्षांश ढूंढना है। भाई ये तो मिल गया, हमें इतने से इसमें रहना है। अब अक्षांश 30 कहां से, ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची गई, तो इस प्रकार से आपकी अक्षांश रेखाएं बनती है, तो 30वीं नंबर की रेखा आएगी। तो मान लिया जाए ये हमारे 30वें नंबर की रेखा है, तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट लॉकआउट हो गया। तो आपकी समझ में आया ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी सहायक है इस पृथ्वी, इस विशाल ग्रह पर किसी चीज को लोकेट करने के लिए। और हमारी मिसाइलें इसी पद्धति से दागी जाती है, इसी पद्धति से टारगेट को लॉक किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के विषय पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टाइम थोड़ा कम है और विषय बड़ा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ये जो समय होता है ना, ये देशांतरों की वजह से ही समय घटता और बढ़ता है। आपने देखा होगा कि भारत में समय कुछ और होता है तो इंग्लैंड में समय कुछ और होता है, इंग्लैंड में समय कुछ और है तो अमेरिका में कुछ और है। ये समय की भिन्नता का कारण क्या है? चलो ये तो देश है, एक ही देश में समय अलग अलग हो सकता है। यदि हम समय को एक स्टैंडर्ड फॉर्म ना दें, पूरे विश्व के समय को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना डालें, तो ये समय जो है अलग अलग हो सकता है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना पूरे विश्व के लिए एक ऐसा समय जोन बनाया जाए जो सारे विश्व पर लागू हो। तो उस समय जोन को बनाने के लिए हमें इस विश्व में ऐसी जगह की तलाश करनी थी जो कि विश्व का मिडिल पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, क्योंकि मध्य बिंदु से तो विश्व को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना। तो जब हमने देखा
कि विश्व का मध्य बिंदु कौन सा है खोज की गई, तो पता चला कि इंग्लैंड का ग्रीनविच विश्व का मध्य बिंदु है। इसलिए इंग्लैंड के ग्रीनविच से जीरो लाइन को डाला गया, जो जीरो देशांतर होता है उसको लिया गया। अब देखो इस पर हमने एक गोला फिर से बना के, फ्रेंड्स मेरी आवाज भी कम आ रही है और मुझे थोड़ा सी तकलीफ है, इसलिए अभी मुझे कुछ दिन पहले फीवर आया था, इसलिए मैं आपके साथ में जुड़ नहीं सका था इतने दिन से, एक डेढ़ महीना हो गया। तो फ्रेंड्स आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को वहीं के वहीं पुश करके आपको समझना है, उसको गहराई से देखना है, उसको बार बार देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये भूगोल बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा सॉरी ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, नॉर्थ साउथ। यहां से हमने एक लाइन डाली, इसको बोलते हैं पूरा, ये बांट दिया हमने विश्व को। आप जब देखेंगे नक्शे में, आप गूगल पर मैप पर जाइए, वहां जाके सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा कि ग्रीनविच डालना उस पर, तो ग्रीनविच जो है इस रेखा के आसपास यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनविच यहाँ आपको शो होगा ऊपर, इंग्लैंड के पास ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से जो लाइन होकर के आती है उसको हम बोलते हैं जीरो देशांतर रेखा। इस जीरो देशांतर रेखा का इस टाइम जोन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस जीरो देशांतर रेखा को हम एक और नाम से जानते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है जीरो देशांतर रेखा को और क्या कहते हैं, तो जीरो देशांतर रेखा को हम प्राय बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न। ठीक है, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीरो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, जीरो देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं फिर से खींच दी, सारी देशांतर रेखाएं आकर के एक ही पॉइंट पे मिलती है, ये यहाँ से चालू होती है ऐसे 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 ऐसे, ये सारी देशांतर रेखाएं आपकी एक ही पॉइंट पर आपकी से ठीक से बना है। देखो ये आ रही सारी वहीं से स्टार्ट होंगी, ग्लोब पर पीछे से जाती है, ये हमारे पास ग्लोब नहीं है ना, इसलिए हमें आगे से लेनी पड़ रही है। ये तो फुटबॉल का पीछे का हिस्सा भी होता है और फुटबॉल के जैसा ही ग्लोब होता है। ठीक है, ये हमने इस पर डाल दी देशांतर रेखाएं। डियर स्टूडेंट्स, इन देशांतर रेखाओं में जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर का अंतर, 111 किलोमीटर का अंतर इसमें होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक 111 किलोमीटर 32 का अंतर होता है। देखो कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे कि 180 और प्लस 1 181 अक्षांश रेखाएं थी, उसी प्रकार से जीरो देशांतर के पूरब में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार जीरो देशांतर रेखा के भी पश्चिमी साइड में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। 180 और 180 360 यही होता है। देखिए आप जोड़ के 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी इस वाले हिस्से की और 180 देशांतर रेखाएं इस वाले हिस्से की पश्चिमी। ठीक है, गुणा वो जोड़ कर दो, 8 और 8 16, 2 रे 2 3, 360 360 देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, 361 नहीं होती। कभी लिखना मत और इस जीरो को जोड़ना मत, ध्यान रखना। ये तो आप इसके जैसे भूमध्य रेखा के जैसे इसमें जोड़ दें कि 90
अक्षांश रेखा है वो दक्षिण की, 90 अक्षांश रेखा है उत्तर की, और एक भूमध्य रेखा, तो 90 90 क्या कहते हैं आपकी कितनी 180, और एक भूमध्य रेखा तो 181। ऐसे जोड़ने की भूल मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की 180 इस साइड पूरब की, 180 पश्चिम की, तो 180 180 360, कुल 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। ठीक है, 361 नहीं, और ना ही 359, 360। अब इन ठीक है, जीरो जोन पर आ गया। आपको मालूम है ये ग्रीनविच है, ठीक है, और जो पहले हम इसी लाइन पर बात करते हैं जीरो देशांतर लाइन पर, जीरो देशांतर लाइन पर काफी क्वेश्चन बनते हैं कि जीरो देशांतर लाइन को क्या कहते हैं, या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, प्रधान मध्याह्न कहते हैं, जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। और जीरो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसे कहते हैं। देशांतर, जीरो देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, जो कि जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के निकलती है, और जो विश्व को दो भागों में डिवाइड करती है, पूर्व में और पश्चिम में। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये पश्चिमी दुनिया के हैं, ये पूर्वी दुनिया के हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये उत्तरी दुनिया के, ये दक्षिणी दुनिया के, नहीं, ये पूर्व और पश्चिम दो भागों में, दो धड़ में दुनिया को बांट देती है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कि ये रेखा उत्तर से स्टार्ट होती है और दक्षिण तक जाती है, ये जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न एक और आता है, बीच में इसको ये तीन रेखाएं मिलती हैं, इसको मैं साफ कर दूं, इसको बीच में ये तीन रेखाएं और मिलेंगी, इसको हम बोलेंगे, पहले बोल चुके हैं मकर रेखा, इसको मकर बोलेंगे, इसको कर्क बोलेंगे, और इसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। ठीक है, इन तीनों रेखाओं को ये काटती है। ठीक है, तीनों रेखाओं को काटती है, और ये तीनों रेखाओं को किस जगह पर काटती है, उस जगह का नाम बताना है आपको, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि विश्व में अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अन्यथा दुनिया में 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीप ऐसे हैं जिनसे तीनों रेखाएं एक साथ नहीं गुजरती हैं। ठीक है, किसी से कर्क होकर के गुजरती है, तो किसी से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो किसी से मकर रेखा होकर गुजरती है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, जहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और जहां से मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से। अब हम आते हैं कि ये जीरो देशांतर जो रेखा आपको दिख रही है सामने, जीरो देशांतर, ये जीरो देशांतर कर्क रेखा को पहली बार कहाँ काटती है, उस जगह का नाम बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। तो जैसे ही जीरो देशांतर रेखा कर्क रेखा से मिलती है, तो पता है वो कौन सी जगह है जहां पर कर्क रेखा से देशांतर रेखा जीरो देशांतर रेखा मिलती है, वो जगह है अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया देश। अल्जीरिया देश में कर्क रेखा को पहली बार क्रॉस करती है। सेकेंड, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को जीरो देशांतर रेखा कहां पर क्रॉस करती है, तो ये करती है गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी कहां पर है, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अफ्रीका के पास में ही मौजूद है, दक्षिण अफ्रीका के पास में मौजूद है। ठीक है, अटलांटिक सागर में गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा को पहली बार 0 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करती है, याद करो। तीसरा क्वेश्चन, मकर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर क्रॉस करती है, तो मकर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर में, ये दोनों को अटलांटिक महासागर में, लेकिन कहां कहां, ये नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में क्रॉस करती है मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में करती है, और इसको अल्जीरिया में करती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक फ्रेंड, ऐसे भी कौन से देश है
जिनसे ये जो जीरो देशांतर रेखा है गुजरती है। विश्व के मात्र 8 ऐसे देश हैं जहां से होकर के ये रेखा गुजरती है। ये देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो भैया इंग्लैंड ही हो गया, यहाँ लिखते हैं। पहला हो गया, जहां से जीरो देशांतर रेखा गुजरती है उन 8 देशों के क्रम से नाम। पहले इंग्लैंड से गुजरती है, क्योंकि इंग्लैंड से तो इसको लिया गया, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, ठीक है। दूसरा स्पेन, स्पेन भी इसी लाइन में पड़ेगा, इसी लाइन में पड़ेंगे। तीसरा फ्रांस, ये तीनों यूरोप के देश हैं। चौथा अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप। पांचवा जो देश है वो माली, ठीक है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका पे माली पड़ता है, माली, अफ्रीका में माली पड़ता है। और माली के बाद छठे नंबर पे घाना, सातवें पे, सॉरी एक और देश पड़ता है, उसका याद नहीं आ रहा, नाम क्या आता है, बर्फिकांसो है, ऐसा कुछ नाम है, बर्फिकांसो। घाना, माली, घाना, बर्फिकांसो, बर्फिकांसो, ऐसा कुछ नाम है इसका। ये सारे अफ्रीका के देश हैं। और आठवां है टोंग, टोंग और घाना, ये अफ्रीका के लास्ट में पड़ते हैं, ठीक है। ये समुद्री तट वाले देश हैं, आपका घाना और आपका टोंग, ये समुद्री तट वाले देश है, लास्ट में पड़ते हैं अफ्रीका के में। तो इन 8 देशों से होकर के आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है। कौन से देश है? इंग्लैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, माली है, घाना है, बर्फिकांसो है, टोंग है। इन 8 देशों से होकर के आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय समय मानक समय रेखा है, वो आपकी यहाँ से होकर के निकलती है, ठीक है। इसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे साफ करूंगा, आपने ये समझ लिया होगा, क्योंकि अब जगह कम है तो इसलिए इसे हम साफ करते हैं। ये हमने सारा साफ कर दिया। एक मिनट, ये इसको भी हमने साफ कर दिया, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये 0 देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से होकर के निकलती है। अब समझते हैं समय के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि पूर्वी देशांतर में समय हमेशा आगे की चाल में रहता है और पश्चिमी देशांतरों में हमेशा समय पीछे की चाल में रहता है। और उनमें 4-4 मिनट के पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर की दूरी तय करती है। पृथ्वी 4 मिनट में 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 4 मिनट में 111 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी एक अक्षांश को पार करती है 4 मिनट में। तो 360 अक्षांश को पृथ्वी कितने मिनट में पार करती है, आपको ये बताना है। एक अक्षांश को 4 मिनट में पार करती है, तो 360 अक्षांश है, कितने मिनट में पार हो जाएंगे? 360, इसका आएगा आपका, ये आएगा आपका 1440। हाँ, इसका 1440 आएगा। 6 चौक 24 और 4 3 12, 12 4, 12 और 2 14 और 1 0, ये 1440। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी 360 अक्षांश को पार करने में कुल 1440 मिनट का टाइम लेती है,
ठीक है। अगर इस टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक देश का टाइम अलग होगा, प्रत्येक अक्षांश का टाइम अलग होगा। इसलिए हमने मानक समय लिया जो कि पूरी दुनिया को एक स्टैंडर्ड टाइम दे सके। जैसे कि हम अपने भारत के टाइम की बात करते हैं, टाइम जोन की, तो भारत में आपने देखा होगा, भारत का नक्शा बनाएंगे, ये भारत का नक्शा कहाँ बनाएंगे, इधर बनाएंगे। ये हमने भारत का नक्शा बनाया। ठीक है, ये भारत का नक्शा बना दिया हमने। भारत के नक्शे की स्थिति क्या है? भारत के नक्शे में जो सबसे पहला आपका अक्षांश भारत को टच करता है इस पृथ्वी पर, वो आपका है 68.7। इस पृथ्वी के 68 नंबर का अक्षांश भारत को पहले टच करता है। फिर आता है आपका सबसे लास्ट अक्षांश, वो है 97 to 5। ठीक है, 68 से 97 ये भारत के अक्षांश है। मान लिया जाए ये डाल दिए भारत के अक्षांश, इससे करके भारत में से ये सारे अक्षांश निकल रहे हैं। तो सॉरी देशांतर, ये सारे देशांतर भारत से निकल गए। 68 से 97 कितने देशांतर होते हैं? कुल होते हैं 29 देशांतर। अब इस 29 देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितनी गति करनी पड़ेगी? इनको करनी पड़ेगी 29 + 4, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 29 को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो 29 में 4 का आप वो करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा कौन कितना 116 मिनट। ठीक है, 116 मिनट मिलेगा। तीस चौक 120, 116 मिनट मिलेगा। मान लिया जाए 25 आधे आधे और भी है, तो 116 कम से कम 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम पृथ्वी अपने भारत में ही अगर इस टाइम जोन के हिसाब से चला जाए तो 2 घंटे का अंतर। अगर सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा। अगर अरुणाचल में अगर सुबह के 6 बजे हैं, अगर अरुणाचल में सुबह के 6 बजे हैं, तो समझ लेना कि यहाँ पर सुबह के 4 बजे हैं। इतना अंतर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और आपके ये गुजरात में। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म भारत को दी टाइम की, कि भारत को हमने सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग कौन से हैं? एक है आपका 2 भागों में, पूर्व में और पश्चिम में डिवाइड किया, और इसमें इसको एक मिडिल पॉइंट भारत का माना। भारत का मिडिल पॉइंट कौन सा है? इलाहाबाद का मैनपुरी, यूपी में इलाहाबाद का मैनपुरी। इलाहाबाद के मैनपुरी यूपी में जो रेखा है उसको हम कौन सी अक्षांश रेखा बोलते हैं? मान लिया जाए यहाँ पर यूपी का इलाहाबाद होगा, यूपी का इलाहाबाद यहाँ पर है और यहीं पर आपका मैनपुरी है, और ये वाला अक्षांश कौन सा है? 82 डिग्री अक्षांश है। ये यूपी का जो अक्षांश है वो 82 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अब इस 82 डिग्री अक्षांश से हमने टाइम जोन को लिया और इसी से इस टाइम को मिलाया। यहाँ का टाइम पूरे भारत का टाइम माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत की जो समय मानक रेखा है वो यूपी के इलाहाबाद के मैनपुरी से होकर के निकलती है, और यूपी में जो भारत की 82 डिग्री मानक समय रेखा है, 82 डिग्री मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य? भारत के 5 राज्य हैं, MP,
यूपी, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आपका आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के आपकी मानक समय मानक रेखा गुजरती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, मानक समय रेखा क्या होती है, हमें मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि विश्व में सभी जगह एक अलग अलग टाइम जोन होता है, इसलिए सब एक टाइम जोन बनाने के लिए हमें मानक समय रेखा की जरूरत पड़ी। और विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच होकर के गुजरती है, वही भारत की मानक समय रेखा आपके मैनपुरी होकर के गुजरती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये आपके समझ में आया होगा। उम्मीद प्रयास करेंगे कि आगे आपके लिए भूगोल पर और भी कोई अच्छा टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।